फ्रेंड्स, आप सबको आज हम सीटेट के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, सीटेट में पेडागोजी क्यों पूछे जाते हैं, फ्रेंड्स किस लिए उपयोगी है और क्या होता है पेडागोजी का मतलब। तो फ्रेंड्स, स्कूल टाइमिंग यानी कि स्कूल टीचिंग यानी कि स्कूल में जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग तो उसमें यह सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, उनकी विधियाँ क्या है, किस तरह से, इसके लिए ट्रेनिंग होता है स्कूल ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, तो ये जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग 3 महीने का कर देते हैं। तो ये ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि पेडागोजी यानी शिक्षण विधियों को जानना। तो फ्रेंड्स, ये पेडागोजी अभी सीटेट और टेट में सारे में लागू कर दिए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पेडागोजी वाले टॉपिक हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहना भी चाहिए। फ्रेंड्स, क्योंकि ये शिक्षण की विधियाँ हमें बताता है कि बच्चे को किस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए। यानी कि इसीलिए पहले के ज़माने में देखिए फ्रेंड्स, मारते थे बच्चे को, बहुत सी बच्चे को नीचा दिखाते थे, एक दूसरे से बच्चे को मरवाते थे या फिर खुद मारते थे, बहुत बुरी तरीके से मारते थे। फ्रेंड्स, अब ये सब लागू नहीं है। अब बच्चे को किस तरह से, किस विधि से पढ़ाना चाहिए, किस नहीं, ये एक नियम बना दिए हैं। फ्रेंड्स, अध्यापक को उसी के अनुसार ही बच्चे को शिक्षा देनी है। अब उससे अगर हट के कार्य करते हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये नियम बताए हैं। तो फ्रेंड्स, पेडागोजी का मतलब होता है बच्चे को कैसे शिक्षण शास्त्र दिया जाए। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र या शिक्षण अध्यापन शास्त्र। तो फ्रेंड्स, अब ये है, तो शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षण शास्त्र कहलाता है या पेडागोजी कहलाता है। यानी कि शिक्षण शास्त्र जो हम लोग पढ़ाते हैं उस विधि को अच्छे से जो कार्य किया जाता है वही क्या है, विधिवत, उसके बारे में जानना, ये पेडागोजी कहलाता है। फ्रेंड्स, शिक्षण कार्य का विधिवत अध्ययन ही पेडागोजी कहलाता है। फ्रेंड्स, देखिए एक लाइन में, शिक्षण कार्य का विधिवत अध्ययन ही पेडागोजी कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्यापन किया जाता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता या सीखने वाला, फ्रेंड, अधिगम मतलब सीखना और अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, यानी जो सीख रहा है वो अधिगम करता है। यानी कि छात्र हुए सीखने वाले को अधिक से अधिक समझ में आए। यानी कि हम किस विधि का उपयोग करें ताकि बच्चे को, सीखने वाले को, यानी कि छात्र को बहुत अच्छे से समझ में आए और उनको किसी चीज़ की परेशानी न हो। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स, खेल के माध्यम से सिखाना, कहानियों के माध्यम से सिखाना, जिस तरह से बच्चे को समझ में आए ताकि वो एंजॉय करके सीखे। तो इस तरह से बच्चे को समझाया जाए ताकि वो बच्चे बोरिंग ना महसूस करें, अच्छे से समझ में आए इनको। इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतर क्रिया रहती है और संपूर्ण अंतर क्रिया की किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। यानी फ्रेंड्स, इसमें ये होता है, शिक्षार्थी अध्यापक जो है, शिक्षार्थी के मध्य अंतर क्रिया यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच अंतर क्रिया होती है ताकि बच्चे और अग्रसर हो, आगे बढ़े और आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। शिक्षक और शिक्षार्थी छात्र के आधार पर ही एक दूसरे पे व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होते हैं। यानी फ्रेंड्स, हम कुछ बच्चे से सीखते हैं और बच्चे हमसे सीखते हैं। यानी छात्र और शिक्षक का जो कोलैब होता है, जो उनका एक साथ कार्य करना होता है, पढ़ने पढ़ाना शिक्षण विधियाँ होती है, उससे जो होता है बहुत लाभ होता है उनको और अच्छे से ज्ञान मिलता है। इसका यही मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, अब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा कहलाती है। फ्रेंड्स, शिक्षा क्या है, शिक्षा होती क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे व्यवहार में चेंज ला दे। यानी कि एक लाइन में आज अभी कोई भी पूछ ले, आखिर शिक्षा होती क्या है, सब शिक्षा तो सभी लेते हैं, लेकिन बट शिक्षा होती क्या है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा का मतलब होता है कि व्यवहार में जो चेंज ला दे। यानी कि हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं और उससे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, हर चीज़ में आगे निकल रहे हैं, तो ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो शिक्षण की विधियों से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि शिक्षण के माध्यम से ही व्यवहार में परिवर्तन आना ही एक शिक्षा कहलाता है। अगर हमारे व्यवहार में अच्छा परिवर्तन आया है तो ये शिक्षा है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं,
अब फ्रेंड्स देखेंगे हम शिक्षण के उद्देश्य। आखिर शिक्षण जो हम कर लेते हैं, शिक्षण विधि जो हम करते हैं, जो हम शिक्षा लेते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों हम शिक्षा लेते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो शिक्षा के उद्देश्य से हमें क्या मिलता है, तो फ्रेंड्स इससे देखिए, सीखने की प्रक्रिया को बाल उपयोगी, रुचिकर, आनंदमयी, प्रभावी, व्यवहारिक एवं सरल, बोधगम्य बनाना। यानी कि शिक्षण अगर हम हमारे अंदर ज्ञान है तो उसको हम कोई भी कार्य कर रहे हों, उसी कार्य को हम रुचिकर तरीके से करेंगे और आनंद तरीके से करेंगे और व्यवहारिक करेंगे। यानी कि जो हमें हमारे व्यवहार में मिलता जुलता हो और उससे संबंधित कार्य करेंगे और हमें उससे ज्ञान भी मिलेगा। फ्रेंड्स, तो शिक्षण का यही उद्देश्य है कि उससे हमें ज्ञान भी मिलेगा, तो इसलिए हमें शिक्षा करना ज़रूरी होता है। तो विद्यार्थियों में जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं का अधिकतम विकास करना है। शिक्षार्थियों के जीवन के उपयोगी ज्ञान प्रदान करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब ये था उद्देश्य। अब ये है शिक्षण विधियाँ, यानी कि किन विधियों के माध्यम से हम बच्चे को हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसमें सीटेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस विधि से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। तो सबसे पहला विधि है फ्रेंड्स, उसमें आगमन विधि, और दूसरा निगमन विधि, तीसरा प्रोजेक्ट विधि। और फ्रेंड्स इसमें देखिए बहुत सारी विधियाँ होती हैं बच्चे को पढ़ाने की। तो आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, फ्रेंड्स व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, एंड से बहुत सारे विधियाँ होती हैं। यानी कि बच्चे को किस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए, किन नियम के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ये बातें हमें ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें होता है सबसे इम्पॉर्टेंट आगमन विधि, जिससे सीटेट में भर के क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। इसमें आगमन विधि जो होता है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। आगमन विधि के बारे में देखिए फ्रेंड्स, ये जानते हैं। तो आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि के जनक कौन होते हैं? जैसे मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु महोदय। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा उपयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये विधि जो होता है उदाहरण के माध्यम से नियम की तरफ चलता है। पहले बच्चे को कई उदाहरण देकर, जैसे कोई क्वेश्चन है उसके कई उदाहरण दे देंगे, कई उदाहरण के माध्यम से तब जाके उसका नियम बताएंगे कि ये इसका नियम है, इस विधि से लगा सकते हैं। और आसान तरीके से उसमें बच्चे का जब नियम बता देंगे फ्रेंड्स, बच्चे अपना दिमाग का यूज नहीं करेंगे। उसमें अगर बहुत सारी उदाहरण बता देंगे और बच्चे से कहेंगे कि इसका मेन मतलब क्या है, इसका मेन चीज़ बारे में आप लोग पता करके आइए, तो ऐसे में बच्चे क्रियाशील होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को खोज करते हैं, खुद से करने की कोशिश करते हैं, करके सीखने पर बल देते हैं। फ्रेंड्स, जो सीटेट में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके सीखने पर बल देता है। सीटेट जो कहता है कि बच्चे को केंद्र मानिए और बच्चे को करके सीखने पर बल दीजिए, बच्चे को ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि बच्चे करके सीखने पर बल दें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस विधि के उदाहरण से नियम की ओर चलता है, जो आपको बताएं फ्रेंड्स। यानी कि यह विधि जो होता है नियम, उदाहरण से नियम की तरफ चलता है। पहले बच्चे को उदाहरण बताएंगे, फिर उसका नियम बताएंगे। यानी कि यह विधि जो होता है उदाहरण से नियम की तरफ चलता है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देता है। यह शिक्षण विधि जो होता है छात्र केंद्रित विधि होती है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। यस फ्रेंड्स, बच्चे को इसमें केंद्र माना जाता है। बच्चे को केंद्र रख के ही सारे कार्य किए जाते हैं, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, बच्चे को कभी कोई हर्ट ना पहुंचाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं कि बच्चे, यानी कि बच्चे को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसमें। यानी कि बच्चा हमारा सबसे आगे है और बच्चे को ध्यान में रखकर बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे, ये मान करके बच्चे को शिक्षा दी जाती है। आगमन विधि में इस शिक्षण विधि का कार्य छात्र केंद्रित होता है, जो शिक्षार्थी को करके सीखने पर बल देता है। फ्रेंड्स, इस विधि में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस विधि के कई प्रकार के तर्क होते हैं, जिसमें से 3 मुख्यतः होते हैं, जिसको हम लिख के बताए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि स्थूल मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। यानी कि पहले बड़े चीज़ों को दिखाएंगे, उसके बाद उसको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज्ञान खुद ही आ जाएगा। यानी उससे तब छोटी छोटी चीज़ें बारे में बताएंगे। फिर पहला ज्ञान देंगे, फिर ज्ञात चीज़ों के बारे में जिसके बारे में वो बच्चे जानते हैं, ताकि बच्चे उत्साहित हो। फ्रेंड्स, जैसे अभी बॉल देखते हैं, बॉल में ABCD लिख देते हैं, उन चीज़ों को पहले बॉल ये दिखाएंगे, ये बॉल है, बच्चा खुशी हो जाएगा। फिर बॉल में ABCD जो लिखा गया है उसको बताएंगे फ्रेंड्स।
मतलब इस माध्यम से फ्रेंड्स पढ़ाएंगे बच्चे को, यानी कि पहले बड़े चीज़ों को दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसको छोटी चीज़ों के बारे में ले जाएंगे। यानी कि पहले बच्चे को ये पता है कि वो बॉल है, अब बॉल पे क्या लिखा है ये बच्चे को नहीं पता है फ्रेंड्स। अब इसलिए इस विधि में ये बताएंगे कि बॉल में उसमें ABCD लिखा गया है, ये A है, ये B है, इसको A कहा जाता है, इसको B कहा जाता है, ये चीज़ बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यह है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। यानी कि मूर्त चीज़ें जो यानी बॉल है वो दिखाई दे रही है, जिसको टच फील यानी छू कर महसूस किया जा सके, वो क्या है, मूर्त चीज़ें हैं। और अमूर्त चीज़ें जिसे हम ना देखे हों, हमें हमारे पास उस चीज़ के बारे में ज्ञान ना हो, तो वो क्या है, अमूर्त चीज़ें हैं। तो मूर्त से अमूर्त चीज़ों के बारे में ज्ञान कराना, यानी कि मूर्त के माध्यम से यानी मूर्त चीज़ों को दिखा करके अमूर्त चीज़ों का ज्ञान कराना, वही है आगमन विधि। तो आगमन विधि की ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है फ्रेंड्स। इस तरह इस माध्यम से ये कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स निगमन विधि क्या है। निगमन विधि के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। निगमन विधि क्या है? निगमन विधि ये होते हैं, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। और निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स? अरस्तु ही दोनों के प्रतिपादक हैं। तो इस विधि में नियम से उदाहरण की फ्रेंड्स ये विधि जो होता है, निगमन विधि जो होता है, नियम से उदाहरण की तरफ जाता है। यानी कि पहले बच्चे को नियम बता देंगे और उसके बाद कई सारे उदाहरण देंगे। तो जो फ्रेंड्स सीटेट ने इस विधि को नकारा है, यानी कि इस विधि को प्रायोरिटी नहीं दी है, मुख्य नहीं माना है। इस विधि से पढ़ाना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। इस विधि से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए बच्चे को। यह विधि जो, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके बाद उसके उदाहरण के नियमों को समझाया जाता है फ्रेंड्स। पहले बहुत सारी चीज़ों का, यानी पहले उसको सूत्र बता देंगे, यानी फार्मूला बता देंगे, फिर क्वेश्चन दे देंगे, उससे अकॉर्डिंग बच्चे करते जाएंगे फ्रेंड्स। उसमें बच्चे का दिमाग यूज नहीं होता है। पहले सूत्र ना बताइए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को दीजिए, बच्चे को कई तरीके से, कई माध्यम से करने दीजिए ताकि वो करके सीखे। फिर जब उसको नहीं आए, फिर जाके उसको सूत्र बता दीजिए, उसके माध्यम से कर लेंगे। तो बच्चे कहेंगे अरे इसको इस तरह से करना है। वो कई तरीके से जो किए रहते हैं फ्रेंड्स, उससे बहुत अनुभव मिलता है उनको। इसलिए हमें आगमन विधि को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये सीटेट यानी कि अनुच्छेद 2005 के अनुसार ये कहा गया है कि बच्चे को नियम से, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ ली जाए, बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाए। और फ्रेंड्स अब यह है, इस विधि में यह विधि जो होता है एक शिक्षक केंद्रित, यानी कि बच्चे को, आगमन विधि में क्या था, छात्र केंद्रित था, यानी कि उसमें बच्चे को सबसे केंद्र बिंदु माना गया है। और इसमें क्या बनता है, शिक्षक को केंद्र बिंदु माना गया है। जबकि फ्रेंड्स ये सरासर गलत है। ये क्या है, ये एकदम बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चे को ही अगर उसमें सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और तभी उस क्वेश्चन का सही हल निकलेगा। सीटेट ने बच्चे को कहा है कि बच्चे को केंद्र मानकर ही बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। ये शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, छात्र केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इसमें ये बताया गया कि शिक्षक ही इसमें सारे नियम बताए, जबकि उसमें क्या था, बच्चे भी अपना क्वेश्चन पुट अप करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, शिक्षक भी अपना ओपिनियन देते हैं। दोनों को मिला करके जो डिस्कशन में निकलता है उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तर्क वितर्क करने में, बच्चे को बोलने में, अपना ओपिनियन देने में मौका मिलता है तो फ्रेंड्स बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो इस विधि में बच्चे को मौका नहीं मिलता है कुछ भी सीखने का। यह विधि जो होता है, आगमन विधि जो होता है, ठीक विपरीत होता है। आगमन विधि जो होता है आगमन विधि का ठीक विपरीत होता है, यानी आगमन विधि जो करता है उसके उल्टा ही ये कार्य करता है। इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल, ज्ञात से अज्ञात और अमूर्त से मूर्त की ओर। उसमें क्या था, मूर्त से अमूर्ति, यानी बड़ी चीज़ों को दिखाकर अज्ञात चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है। इसमें पहले अज्ञान चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद ज्ञात चीज़ें दिखाया जाएगा। जो बच्चे बोरिंग महसूस करने लगते हैं फ्रेंड्स, अभी कोई चीज़ ऐसे बता जाए बच्चे जानते ही नहीं हो, अगर जो चीज़ जानते हैं उसके बारे में बताकर फिर उससे रिलेटेड बच्चे को और आगे ज्ञान दिया जाए तो इससे बच्चे ज़्यादा उत्साहित होते हैं, पढ़ते हैं। तो अब है लास्ट विधि फ्रेंड्स। लास्ट विधि नहीं, अभी बहुत सारे विधि हैं फ्रेंड्स जो मेन इंपॉर्टेंट है, आगमन और निगमन विधि। इसके बारे में आप बता दिए। अब एक लास्ट है प्रोजेक्ट विधि, जिससे फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे करके सीखने पर ज़्यादा बल देते हैं, अपने जगह जगह से सारी चीज़ों को ढूंढ के लाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोजेक्ट विधि में जो अब स्कूल में लागू गया है, बच्चे को प्रोजेक्ट विधि खुद से करते हैं। ये ग्रुप बना दिया जाता है, ग्रुप में करके बच्चे एक दूसरे से सहायता लेके करके ऐसे सीखते हैं बच्चे फ्रेंड्स। इसमें ग्रुप विधि होती है। तो इसके जो जनक होते हैं
किलपैट्रिक, इसके प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। इस विधि का अनुभव केंद्रित विधि, यह विधि जो होता है अनुभव केंद्रित विधि होती है। यह बालकों पर सामाजिकरण पर विशेष बल दे देती है, यानी कि यह जो होता है बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। ये अपने समस्या का विचार, यानी अब जो भी समस्याएं आती हैं खुद ही करने की कोशिश करता है। और टीचर कहता है कि आप जाइए करके लाइए। ये जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे नॉइस पोल्यूशन, सॉइल प्रदूषण और इन्वायरमेंटल के बारे में कोई भी टॉपिक दे दिया, इसके विधि में आप कुछ अच्छा करके लाइए। ऐसे बताइए कि जिससे हमें हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। तो अगर ऐसा टॉपिक दे दिया जाए, बच्चे उसमें कई सारी चीज़ें लाएंगे। जैसे नॉइस पोल्यूशन दे दीजिए फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या देंगे, ट्रैफिक जाम कर देंगे, डीजे लगा देंगे, साउंड बहुत बहुत बड़ा बड़ा लगा देंगे। उसमें क्या कराएंगे कि ये है साउंड पोल्यूशन, यानी कि हमें साउंड का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें डीजे का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है और हमारा वातावरण इससे पॉल्यूशित हो जाता है नॉइस पोल्यूशन से, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ऐसे में स्वयं के बच्चे को विचार आता है, करते हैं, सीखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। यह एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है फ्रेंड्स। हाँ, इसमें बालक को ध्यान में रखकर, क्योंकि बालक ही इसमें सारे कार्य करता है। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। यस फ्रेंड्स, जब खुद से करेंगे तो सक्रिय होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनकी सक्रियता बढ़ेगी। यह समूह में रहकर कार्य करता है। यस फ्रेंड्स, बच्चे को ग्रुप बना दिया जाता है। वो एक ग्रुप बना करके सारे ग्रुप के अपने ग्रुप के लोग जो भी टॉपिक पाते हैं उस पर कार्य करते हैं और आत्मविश्वास पैदा करता है। ग्रुप पे रहकर ये बच्चे में आत्मविश्वास करता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम ग्रुप बनाकर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से अपने चीज़ों को सारे मुसीबत का हल खुद से ही निकाल सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट विधि सिखाता है कि हमें ग्रुप पे कैसे रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सबको हमारी बातें समझ में आएगी। तो अगर समझ में आएगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।